बच्चों, ये 2025 के तीसरे सेट 346 JU का चौथा भाग है। इससे पहले मैं इसके 3 भाग बना चुका हूँ। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन से चेक कर लीजिएगा, उसमें आपको तीनों पार्ट मिल जाएंगे। ठीक है। इससे पहले जो है हम इसके 3 भाग बना चुके थे और 3 भाग में हम 5 रा तक के प्रश्नों को हल कर चुके थे। आज हम छठा प्रश्न हल करेंगे। छठा प्रश्न कह रहा है कि आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। प्रदर्शित कीजिए कि आवेशित संधारित्र की प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है। ठीक है। तो ये 5 नंबर का प्रश्न है, आसान प्रश्न है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसे कैसे करते हैं तो देखिए, पहले तो आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा हेडिंग डालेंगे। ठीक है। हेडिंग क्या डालेंगे? आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। तो पहले स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा लिखेंगे कि आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा क्या है। तो देखिए, मैंने परिभाषा लिखी है कि किसी संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। मतलब किसी भी संधारित्र को आवेशित करते हैं तो उसमें जो कार्य करना पड़ता है आवेशित करने के लिए, वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि हमें संधारित्र को आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ता है उसे ज्ञात करना है। ठीक है। और वही कार्य हमारा स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्या किया है कि एक हमने कोई समांतर प्लेट संधारित्र लिया है। प्लेटों का क्षेत्रफल A है और उनके बीच की दूरी D है। ठीक है। और इनके बीच का जो विभवांतर है, विभवांतर मान लेते हैं कितना है? B है। अब देखिए, यदि संधारित्र की प्लेटों पर विभवांतर B पर dq आवेश देने में dw कार्य करना पड़ता है, तो मतलब हम B विभवांतर पर dq ऊष्मा देते हैं, dq आवेश देते हैं। ठीक है। या dq आवेशित करते हैं संधारित्र को, तो हमें dw कार्य करना पड़ता है। तो dw बराबर हो जाएगा B इंटू dq। ये हमने फार्मूला कैसे लिखा, ये आपको मालूम है। विभवांतर B बराबर होता है dw बटे dq। फिर से उड़ा करेंगे तो dw बराबर आ जाएगा B dq, यानी कि dq आवेश देने पर कितना कार्य करना पड़ता है? dw। तो भाई मैंने dw बराबर लिखा B dq। ठीक है। अब आप लोग जानते हैं, क्योंकि संधारित्र के लिए Q बराबर होता है CV, तो B का मान हो जाएगा Q बटे C। तो B का मान इस समीकरण 1 में रख देंगे तो dw बराबर हो जाएगा Q बटे C dq। ये जो समीकरण आया, ये हमने कार्य निकाल लिया। ये हमने वो कार्य निकाल लिया जो संधारित्र को dq आवेश देने पर करना पड़ता है। अब हम मान लेते हैं कि हम संधारित्र को Q आवेश देते हैं। कितना आवेश देते हैं? स्मॉल q आवेश देते हैं। तो हमारा जो है क्या लिखा है हमने कि यदि संधारित्र को 0 से q आवेश तक आवेशित किया जाए तो किया गया कार्य। तो dq आवेशित करने में कितना कार्य किया जाता है? dw। तो q आवेश देने में कितना कार्य करना पड़ेगा? इसका समाकलन कर देंगे। ठीक है। तो dw का समाकलन तो हो जाएगा w, और इसका समाकलन हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से q बटे c dq। ठीक है। मतलब q बटे c dq का हमने क्या कर दिया? समाकलन। अब 1/c तो हमारा हो गया कांस्टेंट। 1/c तो हो गया कांस्टेंट, तो बाहर लिख लिया। लिमिट हो गई 0 से q, बचा q इंटू dq। अब आपको मालूम है, अगर कहीं लिखा है x dx तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है x²/2। तो यहाँ पर x की जगह पे q है, तो ये हो जाएगा q²/2। ठीक है। तो ये हमारा 2 तो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/2c, और ब्रैकेट में हो जाएगा q², लिमिट लग जाएगी 0 से q। अब हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं। पहले ऊपर वाली लिमिट रखते हैं, माइनस लगा के नीचे वाली लिमिट रखते हैं। तो 1/2c ऐसे लिख लेंगे। ब्रैकेट में q की जगह पे हम पहले तो अपर लिमिट लिख देंगे q², माइनस फिर लोअर लिमिट लिख देंगे q की जगह पे 0। तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में बंद। तो कार्य w बराबर हो जाएगा 1/2 q²। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, w बराबर 1/2 q² बटे c। ठीक है बच्चों, यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जो ये कार्य हमने निकाला है, यही कार्य क्या बन जाता है? स्थितिज ऊर्जा। तो हमने आगे लिख लिया कि अतः संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 q² बटे c। ठीक है। अब आप लोग को मालूम है Q बराबर होता है CV, तो Q का मान समीकरण 1-3 में रख देते हैं। तो Q की जगह हो जाएगा 1/2 c² b² बटे c से कट जाएगा, तो U बराबर हो जाएगा 1/2 cb²।
अब आप इसी सूत्र से अगर c का मान निकालें तो c बराबर q बटे b। अब c का मान समीकरण 3 में रख देते हैं तो ये हो जाता है u बराबर 1/2 q स्क्वायर और बटे में c की जगह पर रख देते हैं q बटे b। तो q से q कट जाता है, ये b ऊपर चला जाता है, u बराबर 1/2 QB। तो ये जो समीकरण 3, समीकरण 4 और समीकरण 5 है, ये 3 फार्मूले हो गए किसकी, स्थितिज ऊर्जा के। ये 3, 4, 5 में जो समीकरण लिखे हुए हैं ये संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के सूत्र हो गए। तो इस तरह से हमने जो है संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कर लिया। अब इसी में आगे कह रहा है, इसमें आगे कह रहा है कि प्रदर्शित कीजिए कि आवेशित संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है। अब इसे कैसे सिद्ध करेंगे, इसके लिए हम हेडिंग डालेंगे। हेडिंग क्या डालेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। ठीक है, अब वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले हमने मान लिया कि एक संधारित्र है जिसकी एक प्लेट पर प्लस आवेश है और दूसरी प्लेट पर माइनस आवेश है। इनके बीच की दूरी जो है वो d है और प्लेटों का क्षेत्रफल a है। ठीक है, तो आप लोगों को मालूम है कि जो संधारित्र होता है इसकी प्लेटों के बीच एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इस वैद्युत क्षेत्र का जो है मान हमने मान लिया कितना है E। ये जो वैद्युत क्षेत्र है जो प्लेटों के बीच है वो कितना है E। अब आपको मालूम है कि प्लेटों के बीच जो धारिता होती है, समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है C बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट A बटे D। कि जो संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा होती वो हम पहले निकाल चुके थे। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है संधारित्र में, U बराबर 1/2 CB स्क्वायर। तो हमने क्या लिख लिया, प्लेटों के बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 CB स्क्वायर। अब हमने क्या किया, 1/2 तो ऐसे रहने दिया, C का मान ये रख दिया। C का मान था एप्सिलॉन नॉट A बटे D, तो C का मान ये रख दिया और B स्क्वायर ऐसे रहने दिया। ठीक है, आगे ये भी लिख दिया, C बराबर क्या है एप्सिलॉन नॉट A बटे D। अब कह रहा है कि प्लेटों के बीच विभवांतर, इनके बीच विभवांतर निकालना है। तो विभवांतर कैसे निकालते हैं हम देखिए आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने पढ़ा है कि E बराबर होता है डेल्टा B बटे डेल्टा X, मतलब विभवांतर बटे दूरी। तो आपको मालूम है कि प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है D, तो हमने डेल्टा X की जगह रख दिया D। ठीक है, और इन प्लेटों के बीच विभव हमने शुरू में ही मान लिया था कितना है B, तो ये B बटे D हो जाता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये B बराबर हो जाता है AD। तो हमने प्लेटों के बीच जो है वो विभवांतर ज्ञात कर लिया। प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होता है, B बराबर ED। ठीक है, तो यही हमने यहाँ लिखा है कि प्लेटों के बीच विभवांतर B बराबर ED। इस B का मान जो है इस यहाँ पे रख देते हैं। तो U बराबर हो जाता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट A बटे D और B की जगह रख देते ED, तो ये हो जाता है E स्क्वायर D स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसी में देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक D से तो एक D कट जाएगा, तो ये हमारा बचेगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट A E D स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सॉरी D से तो D कट गया तो ये D केवल D बचेगा, E स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, A और D को साथ साथ लिख लेते हैं। A और D को साथ साथ लिख लेते हैं। तो हमने क्या किया, तो U बराबर हमारा हो गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर और A और D को हमने साथ साथ लिख लिया। अब यहां पे आप लोग एक बात याद रखिएगा कि एक हमारा समांतर प्लेट संधारित्र था, ये है समांतर प्लेट संधारित्र। इन प्लेटों का क्षेत्रफल हम मान लेते A, इधर वाली जो प्लेट है, इधर वाली जो प्लेट है वो उसका क्षेत्रफल है A और इन प्लेटों के बीच की दूरी है D। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इन प्लेटों के बीच का जो स्थान है उसका आयतन बताओ, इस प्लेटों के बीच में जो स्थान है उसका आयतन बताओ, तो आपको मालूम है कि अगर आप क्या करिए कि इस लाइन को इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको, तो ये बॉक्स बन जाता है। तो इस बॉक्स का आयतन निकाल दीजिए। तो बॉक्स का आयतन कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, अब आपको मालूम है लंबाई गुणे चौड़ाई तो होता है क्षेत्रफल, तो इसकी जगह लिख लीजिए क्षेत्रफल। अब ये बचा H जो है ये हमारी हो जाती ऊंचाई। अब आप लोग कहोगे सर ये ऊंचाई कैसे हो गई, ठीक है, ये तो आधार में है, ऊंचाई तो ये होनी चाहिए थी, ऊंचाई तो ये होनी चाहिए थी, आप इसको ऊंचाई क्यों बता रहे हैं। तो जरा हम अपने चित्र को घुमाते हैं फिर आप हमें बताइए। ठीक है,
अब ये बताइए, अब ये भी अभी भी तो ये बॉक्स है ना, एक ये बॉक्स है। इस बॉक्स का अगर आयतन निकालें तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो अब इसकी लंबाई गुणे चौड़ाई तो हो, ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई, ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। तो ये तो बन गया आयत, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा ए। अब ऊंचाई इसकी कितनी दिख रही, अब तो साफ साफ दिख रहा है, इसकी ऊंचाई कितनी हो गई डी। ठीक है, तो ऊंचाई की जगह क्या लिख देंगे, डी। ठीक है बच्चों, अब हमें ये बॉक्स तो वही है ना जो पहले था, बस हमने इसको क्या कर दिया, पहले ये ऐसे रखा था, फिर हमने इसको ऐसे रख दिया। जब ऐसे रखते तो साफ साफ दिखता है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, डी। तो हम ऊंचाई की जगह पे क्या लिख देते हैं यहाँ पे, डी। तो अब आप लोग याद रखिएगा कि जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है, इसकी प्लेटों के बीच का जो क्षेत्र होता है, उस या जो स्थान होता है, उस स्थान का आयतन होता है ए इंटू डी, जहां ए प्लेटों का क्षेत्रफल है और डी जो है प्लेटों के बीच की दूरी है। तो वही हम जो है आपको समझाना चाहते थे कि ए और डी जो है, ये ए और डी क्या होता है, ये समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच का आयतन होता है। अब आपको मालूम है ऊर्जा घनत्व ज्ञात करना है, तो ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है यू बराबर कुल ऊर्जा बटे आयतन। यू बराबर कुल ऊर्जा कितनी हमने अभी ऊपर निकाली, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए डी। और आयतन अभी हमने आपको बताया था कितना होता है, ए इंटू डी। तो ए डी और ए डी तो ये तो कट जाएगा। ठीक है, अब बचेगा केवल क्या, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यही तो हमें प्रश्न में सिद्ध करने के लिए कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि ऊर्जा घनत्व का मान कितना है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो हमने सिद्ध कर दिया 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब नीचे लिख देंगे, अतः सिद्ध होता है कि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है। तो इस तरह से ये प्रश्न नंबर हमारा 6 हल हो गया है। अब इसी प्रश्न नंबर 6 में हमारा अगला प्रश्न दे रखा है, अथवा में प्रदर्शित कीजिए फैराडे प्रति मीटर बराबर कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। पहले तो हमें यह सिद्ध करना है कि ये दोनों बराबर हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन 6 का अथवा वाला है, अथवा में जो आया था प्रश्न 6 में। ठीक है, कह रहा कि सिद्ध कीजिए या प्रदर्शित कीजिए, प्रदर्शित कीजिए कीजिए फैरेड प्रति मीटर बराबर कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर, ये सिद्ध करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो इसे सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको मान लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड, LHS, जैसे गणित में मानते हैं। और ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड, मतलब बराबर की इधर लेफ्ट हैंड साइड होती है, बराबर के उधर राइट हैंड साइड होती है। तो ये हो गई हमारी राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, फैरेड प्रति मीटर। ठीक है, अब आप लोगों को यहां पे मालूम होना चाहिए कि फैरेड जो है वो धारिता का मात्रक होता है। तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि एक फैरेड बराबर होता है 1 कूलाम प्रति वोल्ट। ठीक है बच्चों, क्योंकि फार्मूला होता है C बराबर Q बटे B। ये तो फार्मूला सभी को याद होगा, Q बराबर C बराबर Q बटे B। तो Q का मात्रक हो गया कूलाम और वोल्टेज का मात्रक हो गया वोल्ट। तो यानी कि हम फैरेड की जगह पे लिख सकते हैं कूलाम प्रति वोल्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा कूलाम प्रति वोल्ट बटे मीटर। ठीक है, वोल्ट को नीचे ले आते हैं तो ये बचेगा कूलाम प्रति वोल्ट मीटर। ठीक है बच्चों, अब आपको मालूम है वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभव का। तो आप लोगों ने पढ़ रखा है कि वोल्टेज B बराबर होता है W बटे Q। ठीक है, अब अगर हम आपसे कहें कि वोल्टेज का मात्रक बताओ, तो
तो आप वोल्टेज का मात्रक हमें बताओगे वोल्ट, और W होता है कार्य, कार्य का मात्रक होता है जूल, और बटे Q है आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ठीक है बच्चों, तो आप यानी कि क्या करेंगे, इस लेफ्ट हैंड साइड में कूलाम प्रति वोल्ट की जगह पे क्या लिख देंगे, जूल प्रति कूलाम इनटू मीटर। तो अब कूलाम ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर बटे जूल मीटर। ठीक है बच्चों, तो ये राइट हैंड साइड में इधर कूलाम स्क्वायर दे रखा था, तो कूलाम स्क्वायर तो बन गया यहां पे। अब ये न्यूटन बचा है, कौन बचा है, यहां न्यूटन आ रहा है, हमारे पास यहां पर जो है वो जूल है, और यहां भी मीटर है और यहां भी मीटर है। तो ये जूल को हमें हटाना है, तो जूल हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि बच्चों इस प्रश्न में थोड़ा सा हमें गड़बड़ कर दिया, यहाँ मीटर स्क्वायर है ये, ठीक है, तो यहाँ मीटर है, यहाँ मीटर स्क्वायर है, और यहाँ न्यूटन है और यहाँ जूल है, तो इस जूल को हटाना है। तो अब आपको मालूम होना चाहिए जूल का किसका मात्रक होता है, कार्य का, और कार्य होता है बल गुणे विस्थापन डी। अब ये कार्य W बराबर होगा बल गुणे विस्थापन। अब कार्य का मात्रक होता है जूल, और बल का मात्रक होता है न्यूटन, और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। तो मतलब जूल की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो ऐसा करिए, इसमें जो है आप क्या कर दीजिए, कूलाम को कूलाम रहने दीजिए, कूलाम स्क्वायर, और जूल की जगह लिख दीजिए न्यूटन मीटर। यही तो हमने जूल का बताया, न्यूटन मीटर, और एक न्यूटन पहले से है, सॉरी एक मीटर पहले से है, तो ये हो जाएगा कूलाम प्रति न्यूटन, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये हमारी क्या आ गई, देखिए यही तो राइट हैंड साइड थी, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो हमने सिद्ध कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड LHS बराबर कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है, तो LHS बराबर RHS सिद्ध हो गया, LHS बराबर RHS। ठीक है, अब इसी में पूछ रहा है कि ये बताइए कि ये जो मात्रक लिखे थे दोनों बराबर, ये कौन सी भौतिक राशि के मात्रक हैं। तो ये किसी भौतिक राशि की तो मात्रक है नहीं, आप लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा था विद्युतशीलता, ठीक है, माध्यम की विद्युतशीलता। तो आपको याद होगा कि माध्यम की जो विद्युतशीलता होती है एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये खूब लोग आप लोगों ने याद किया होगा, क्योंकि इसका विमीय सूत्र भी एग्जाम में बहुत आता है, इसका मात्रक भी बहुत आता है, तो खूब आपने रटा होगा कि जो हमारा विद्युतशीलता होता है उसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसको देख के आप अंदाजा लगा लेंगे कि ये जो है माध्यम की विद्युतशीलता का मात्रक है। ठीक है, तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, ये है माध्यम की विद्युतशीलता का मात्रक है, किसका मात्रक है, माध्यम की विद्युतशीलता का मात्रक है। हाँ, अगर इसे तुम्हें ना समझ में आए तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे ये लिखा है, तो कोई भी चालक है, चालक की जो धारिता होती है सी बराबर होता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए होती है चालक की त्रिज्या। तो आपको मालूम है कि इसका मात्रक जो है वो होता है फैरेड। 4 पाई का मात्रक होता नहीं तो इसे हटा दो, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक मालूम नहीं है,
और ये होता है चालक की त्रिज्या, तो ये तो होती है मीटर में। तो अगर एप्सिलॉन जीरो का मान निकालें तो एप्सिलॉन जीरो का मान क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा फैरेड प्रति मीटर। तो फैरेड प्रति मीटर ही तो ये लिखा है, तो फैरेड प्रति मीटर किसका मात्रक हो गया, एप्सिलॉन नॉट का। और एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, विद्युतशीलता। ये निर्वात की विद्युतशीलता है, लेकिन चाहे निर्वात की विद्युतशीलता हो या फिर जो है माध्यम की विद्युतशीलता हो, मात्रक तो उसका यही रहता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप खूब पढ़ते हैं तो आपको ये मात्रक की तरह से याद हो जाता है कि ये मात्रक जो है वो किसका है, ये निर्वात की विद्युतशीलता का है। बच्चों इसी में एक न्यूमेरिकल दे रखा है, यदि 6 माइक्रोफैरेड धारिता वाले संधारित्र के सिरों का विभवांतर 2 वोल्ट है तो बैटरी के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो इसमें इन्होंने एक चित्र बना रखा है, ये चित्र मैंने आपके साथ में बनाया है। कह रहा कि ये एक चित्र है, इसमें जो 6 माइक्रोफैरेड है इसके सिरों पर जो विभवांतर है, इसे मान लेते हैं ये कैपेसिटर हमारा C1 है और ये C2 है। इसके सिरों पे जो इन्होंने विभवांतर दे रखा है, ये जो संधारित्र है 6 माइक्रोफैरेड वाला, इसके सिरों पे जो विभवांतर बताया है इन्होंने, वो विभवांतर बताया है 2 वोल्ट। ठीक है, ये हमारा दूसरा संधारित्र है C2 और ये पहला संधारित्र है C1। ठीक है, तो इसमें हमें कह रहा है कि ये बताइए कि इस बैटरी के सिरों पे विभवांतर कितना होगा। तो बैटरी के सिरों पे विभवांतर उतना ही होगा जितना इस बैटरी का विद्युत भागबल है। ठीक है बच्चों, इस बैटरी के से जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा होगा वही इसके सिरों पे विभवांतर होगा। तो हमें इस बैटरी का विभवांतर यानी मतलब विद्युत भागबल निकालना है एक तरह से। तो कैसे निकालेंगे, तो आपको दिया है, पहले तो ये लिख लीजिए कि दिया क्या क्या है। तो दिया है, क्या क्या दिया है, परिपथ दे रखा है। ठीक है, 6 माइक्रोफैरेड के संधारित्र के सिरों पर विभवांतर कितना दे रखा, हम इसे मान लेते B2 कितना है 2 वोल्ट, ये दे रखा है हमें। ठीक है, केवल यही दे रखा है। तो आप अगर देखें तो ये C1 और C2 संधारित्र हैं, ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं। और जब संधारित्र श्रेणी क्रम में होते हैं तो उनपे जो आवेश होता है वो बराबर होता है। मतलब अगर इसकी सिरों पर, इस संधारित्र के सिरों पर पे आवेश Q1 है, Q है, तो इस संधारित्र के सिरों पर भी आवेश कितना होगा, Q होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि 4 माइक्रोफैरेड बा 6 माइक्रोफैरेड संधारित्र श्रेणी क्रम में है। किसमें है, श्रेणी क्रम में है। अतः दोनों संधारित्रों की प्लेटों पर समान आवेश होगा। ठीक है, मतलब अगर हम कहें कि पहले संधारित्र की प्लेट पे आवेश Q1 है और दूसरे पे Q2 है, तो Q1 बराबर Q2 बराबर Q, ये हम मान लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दूसरे संधारित्र फार्मूला होता है चूंकि Q बराबर CB। तो अगर हम दूसरे संधारित्र की बात करें, ठीक है, मतलब 6 माइक्रोफैरेड के संधारित्र के लिए सूत्र लगाएंगे Q बराबर CB। ठीक है, अब 6 माइक्रोफैरेड के संधारित्र के आवेश तो Q रहेगा। ठीक है, अब इस 6 माइक्रोफैरेड संधारित्र की जो धारिता है वो कितनी है, 6, और इस माइक्रोफैरेड को फैरेड में करेंगे तो 6 गुणे 10 की घात -6। इसके सिरों पे वोल्टेज हमारा हम मान लेते हैं कि B2 है। कितना है, B2। तो हम B2 निकाल लेते हैं, जहां B2 6 माइक्रोफैरेड के सिरों पर या प्लेटों पर
विभवांतर है। ठीक है, तो B2 बराबर कितना आ जाएगा? सॉरी बच्चों, इसमें जो है हमें ये तो बताया है कि B2 का जो मान है वो दे रखा है। ये देखो तुम्हारे सामने B2 का मान लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे B2 का मान रख देते हैं। ठीक है, तो Q बराबर हो जाएगा 6 × 10⁻⁶ और B2 का मान है 2, तो ये हो जाएगा 12 × 10⁻⁶। ठीक है, कूलाम। ये आवेश आ गया। ये दूसरे संधारित्र की प्लेटों के बीच आवेश आ गया। अब आपको मालूम है कि Q1 बराबर Q2 बराबर Q, तो Q का मान तो हम निकाल लिए, तो Q1 बराबर कितना हो गया? ये हो गया हमारा 12 × 10⁻⁶ कूलाम। अब हम क्या करते हैं, इस Q1 के सिरों के बीच विभवांतर निकालते हैं। क्या लिखते हैं? 4 माइक्रोफैरेड के संधारित्र के लिए देखो बच्चों, हम बिल्कुल उस तरह से लिख के दिखा रहे हैं कि एग्जामिनर आपका आसानी से समझ जाए, इसीलिए आपको लग रहा होगा कि ये प्रश्न लंबा होता चला जा रहा है। तो 4, अब फार्मूला वही लगाएंगे, Q बराबर CB। अब Q का मान तो हम पहले पता कर चुके, तो 12 × 10⁻⁶। Q1 बराबर पता कर लिया था हमने। ठीक है, बराबर C, ये कितना है? 4 माइक्रोफैरेड, तो 4 × 10⁻⁶ फैरेड हो जाएगा। और B हम निकाल लेते हैं। ठीक है, ये जो है 4 माइक्रोफैरेड संधारित्र के सिरों पे विभवांतर हो जाएगा, तो B बराबर हो जाएगा 12 × 10⁻⁶ बटे 4 × 10⁻⁶, करके कितना हो जाएगा? 3 वोल्ट आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 4 माइक्रोफैरेड पर 3 वोल्ट विभव है और 6 माइक्रोफैरेड पर 2 वोल्ट विभव है। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं B1। क्या मान लेते हैं? B1। तो B1 बराबर हमारा क्या आ गया? 3 वोल्ट। अब आपका कुल विभव कितना हो जाएगा? कुल विभव B बराबर B1 प्लस B2। ये B1 का मान हमने कितना निकाला अभी? 3, और B2 का मान दे रखा था 2, तो ये कितना हो गया? 5 वोल्ट। यानी कि हम क्या लिखेंगे? अतः बैटरी के सिरों के बीच 5 वोल्ट विभवांतर होगा। यही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन होगा। इस तरह से अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम आपको ये तीसरा सेट हल करा रहे हैं, आगे हल्के हल्के सारे ही सेट हल करा देंगे। धन्यवाद।